कैसे इंजीनियर विभूति भूषण की रिहाई हुई। पैसा दे दिया गया, वहां चप्पे चप्पे पर सादी वर्दी में लोग थे, उमा टॉकीज में लोग नजर दौड़ा रहे थे, लेकिन पैसे की लेन देन कहां से हो गई? तो मिठाई के दुकान पर से हो गई। पैसा लेकर अपहरणकर्ता गिरोह के लोग चल पड़े। यह खबर जब बिंदु सिंह को दी गई तो बिंदु सिंह ने, अपहरणकर्ता ने इंजीनियर विभूति भूषण को कहा कि इस रात में मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप बड़े हाई प्रोफाइल परिवार से आते हैं, हमें फिरौती की राशि मिल गई है, लेकिन अगर इस रात में मैं आपको छोड़ दूं और रास्ते में किसी दूसरे अपहरणकर्ता ने आपका अपहरण कर लिया तो आपकी जान पर खतरा हो जाएगा और उसमें मैं भी फंस जाऊंगा। खुद अपहरणकर्ता को डर लग रहा है कि हम छोड़ देंगे इस शिकार को तो दूसरा न कोई अपहरण कर ले। क्या स्थिति रही होगी उस समय बिहार की। जंगल राज का नजारा आप देखिए कि तीन तीन डीजीपी के रिश्तेदार के का अपहरण है और कहा जा रहा है कि आपको छोड़ेंगे तो कोई दूसरा अपहरण कर लेगा। जी हाँ, कांग्रेस विधायक हेमंत शाही, जिनकी बाद में 92 में हत्या हो जाती है, वो सीतामढ़ी महंत के दामाद थे। जी हाँ, बीना शाही, पूर्व मंत्री बीना शाही जो हेमंत शाही की पत्नी है, बीना शाही सीतामढ़ी महंत की लड़की हैं। सीतामढ़ी महंत एमएलसी हुआ करते थे और उनकी एक जमीन थी, बहुत कीमती जमीन थी पटना में, जिसे रघुनाथ पांडे खरीदे थे। और नमस्कार, मैं हूं विभेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। जनता चौक लाइव पर मेरा यह कार्यक्रम चल रहा है विभेश त्रिवेदी की चुनावी डायरी। चुनावी डायरी में मैं आज चौथी किस्त लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। अभी हम लोग 1991 के लोकसभा चुनाव की कहानी लेकर चल रहे हैं। जी हां, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में दिग्गज समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे के बीच जो बहुचर्चित मुकाबला हुआ था और उसमें रघुनाथ पांडे की छवि धूमिल करने के लिए जिस हथकंडे का सहारा लिया गया था अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन अशोक सम्राट, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछली किस्त में आपने सुना, आपको मैंने बताया कि किस तरह से बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार राम सागर सिंह के बेटे इंजीनियर विभूति भूषण का अपहरण किया गया था। जी हां, पटना के दीदारगंज रेलवे गुमटी पर इंजीनियर विभूति भूषण का अपहरण किया गया था। ये वही इंजीनियर विभूति भूषण है जो राज्य सरकार के पूर्व मंत्री महंत रामकिशोर दास के दामाद थे। ये राज्य के 3 डीजीपी के रिश्तेदार थे। जी हां, जगतानंद प्रसाद सिंह, अभयानंद और डीपी ओझा, 3 डीजीपी इनके रिश्तेदार थे और ये खुद पूर्व मंत्री के दामाद थे और भारत सरकार के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में इंजीनियर थे और इनका अपहरण हुआ था। तो हम सुनाए थे कि उनका अपहरण हो गया था। अब आइए कैसे उनकी रिहाई हुई उस पर आते हैं। डीपी ओझा जो उन दिनों डीआईजी थे, इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षित वापसी चाहते हैं, जान बचाना चाहते हैं तो पुलिस के बजाय खुद के स्रोत का सहारा लीजिए। टेलीफोन से बात हो रही थी, उमा टॉकीज के निकट एक मिठाई की दुकान से फोन हो रहा था, फिरौती की मांग की जा रही थी। जी हां, 25 लाख रुपए से डिमांड शुरू किया गया था। 25 लाख रुपए की उस समय बहुत बड़ी राशि थी। होते होते कम करते 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 अंत में 3 लाख रुपए पर सौदा फाइनल हुआ। जी हां, अंततः 3 लाख रुपए की फिरौती पर अपहरणकर्ता छोड़ने को तैयार हुए। मैं आपको बता चुका हूं कि ये हाजीपुर के अपहरणकर्ता थे जिन्होंने अपहरण के बाद जहानाबाद के माफिया डॉन, जिसका पटना से लेकर जहानाबाद तक आपराधिक कांडों में संलिप्तता जिसकी होती थी, बिंदु सिंह के हवाले कर दिया गया था। बिंदु सिंह भी राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार होते थे। मैं आगे बताने चला हूं कि कैसे इंजीनियर विभूति भूषण की रिहाई हुई। पैसा दे दिया गया, वहां चप्पे चप्पे पर सादी वर्दी में लोग थे, उमा टॉकीज में लोग नजर दौड़ा रहे थे, लेकिन पैसे की लेन देन कहां से हो गई? तो मिठाई के दुकान पर से हो गई। पैसा लेकर अपहरणकर्ता गिरोह के लोग चल पड़े।
यह खबर जब बिंदु सिंह को दी गई तो बिंदु सिंह ने, अपहरणकर्ता ने इंजीनियर विभूति भूषण को कहा कि इस रात में मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप बड़े हाई प्रोफाइल परिवार से आते हैं, हमें फिरौती की राशि मिल गई है, लेकिन अगर इस रात में मैं आपको छोड़ दूं और रास्ते में किसी दूसरे अपहरणकर्ता ने आपका अपहरण कर लिया तो आपकी जान पर खतरा हो जाएगा और उसमें मैं भी फंस जाऊंगा। खुद अपहरणकर्ता को डर लग रहा है कि हम छोड़ देंगे इस शिकार को तो दूसरा न कोई अपहरण कर ले। क्या स्थिति रही होगी उस समय बिहार की। जंगल राज का नजारा आप देखिए कि तीन तीन डीजीपी के रिश्तेदार के का अपहरण है और कहा जा रहा है कि आपको छोड़ेंगे तो कोई दूसरा अपहरण कर लेगा। जी हां, अगली सुबह जब छोड़ा जा रहा था उस परिवार की महिला मुखिया ने इंजीनियर विभूति भूषण के माथे पर तिलक लगाया और चलते चलते 500 रुपए दिए इंजीनियर विभूति भूषण को उस महिला के द्वारा तिलक लगाने के बाद कि ये रुपए आप रखिए, आपको रास्ते में कुछ खाने की पीने की जरूरत होगी, कुछ पैसे की जरूरत होगी। तो 500 रुपए उनकी जेब में दिए गए और अपहरणकर्ता के आदमी इंजीनियर विभूति भूषण को लेकर निकट के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। बाइक से रवाना हुए, मोटरसाइकिल से जब स्टेशन लाया गया उन्हें रेल का टिकट, ट्रेन की टिकट लेकर के उनको दिया गया। 500 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। ट्रेन का टिकट दिया गया, उनकी जेब में रखा गया और कहा गया कि अब आप चले जाइए पटना, आपको कुछ नहीं होगा। जी हां, इतना ही नहीं, जब इंजीनियर विभूति भूषण को ट्रेन में बैठा दिया गया तो अपहरणकर्ताओं ने फिर फोन करवाया कि आपके जो इंजीनियर विभूति भूषण है उनको हम लोगों ने सुरक्षित रिहा कर दिया है। ये फलाने नंबर के ट्रेन से अमुक स्टेशन से पटना के लिए रवाना हुए हैं और उसके बाद पटना में उनको रिसीव करने के लिए घर के सदस्य मौजूद थे और वहां से पुलिस की भूमिका शुरू होती है। और मैं बताऊं आपको कि उन दिनों इंजीनियर विभूति भूषण की यह हिम्मत नहीं कि वो बता सके कि किस अपहरणकर्ता ने मेरा अपहरण किया और कहां मुझे रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दिन दहाड़े दीदारगंज रेलवे गुमटी पर उनका अपहरण किया गया था। अब आइए, इस मामले में आपने देखा कि किस तरह से विभूति भूषण के साले अमर पांडे के मित्र थे और अमर पांडे और विभूति भूषण के साले महंत राजकिशोर दास दोनों लगे हुए थे मदद करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद चुनाव में पर्चा निकाला गया तो रघुनाथ पांडे की छवि धूमिल करने के लिए कहा गया कि इनके उमा टॉकीज, पटना में जो उमा टॉकीज हुआ करता था, पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे का सिनेमा हॉल था, तो आरोप लगाया गया कि इनके टॉकीज से ही पैसे की लेन देन की गई, वहीं से फोन जा रहा था। कहानी इतने पर खत्म नहीं होती है। अब मैं आपको जंगल राज का नजारा बताता हूं। आप फिर लौट कर वापस आइए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार राम सागर सिंह, जो मुजफ्फरपुर में रामदयालु नगर मोहल्ले में जेनिथ पेट्रोल पंप के पीछे के निवासी थे। इसी मोहल्ले में एक राम सागर मिश्र भी हुआ करते थे, जो चूक से अशोक सम्राट के स्क्रिप्ट राइटर, झूठी कहानी के जो स्क्रिप्ट राइटर, लिफलेट जो बांटा गया था उसमें झूठी कहानी गढ़ी गई थी जिसमें राम सागर मिश्र का नाम लिख दिया गया था। ये राम सागर मिश्र भी इसी मोहल्ले में रहा करते थे, रामदयालु नगर में जेनिथ पंप के पीछे। और 8 साल के बाद उनके लड़के परिमल का भी अपहरण हो गया और बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में था। पूरा शहर दहल गया था, उनकी रिहाई की प्रतीक्षा हो रही थी। और फिर मैं आपको कभी अगली कहानी में बताऊंगा कि परिमल की रिहाई कैसे हुई, राम सागर मिश्र कैसे परेशान हुए। और वजह सिर्फ एक थी कि 8 साल पहले एक पर्चा निकाला गया था अशोक सम्राट द्वारा और उसमें लिखने वाले की चूक से, क्योंकि एक ही मोहल्ले में राम सागर मिश्र भी थे, राम सागर सिंह भी थे, सिंह की जगह मिश्र लिख दिया गया। एक पैराग्राफ में पहली पंक्ति में राम सागर मिश्र और अंतिम पंक्ति में राम सागर सिंह लिखा गया, तो उनका परिवार भी अपराधियों के निशाने पर आ गया था और राम सागर मिश्र के भी लड़के का अपहरण हो गया था। तो आप सुन रहे थे जंगल राज में एक हाई प्रोफाइल अपहरण कांड की कहानी, और उस हाई प्रोफाइल अपहरण कांड को किस तरह से डॉन अशोक सम्राट ने एक राजनेता की छवि धूमिल करने
के लिए इस्तेमाल किया। तो अशोक सम्राट ने सिर्फ एक अपहरण कांड की चर्चा नहीं की। अशोक सम्राट ने जो पर्चा जारी किया चुनाव के दौरान छवि धूमिल करने के लिए, उसमें रघुनाथ पांडे को घेराबंदी करने के लिए कई और अपहरण कांडों का जिक्र किया गया। अब मैं आपको संक्षेप में बताता चलूं कि लिख रहे हैं कि हाजीपुर के ठेकेदार श्री सिंह का अपहरण गंगा पुल और हाजीपुर के पासवान चौक के बीच हुआ। इन्हें भी छुड़ाने का स्थान जहां पैसा का आदान प्रदान हुआ उमा टॉकीज ही था। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर दूसरे अपहरण कांड का जिक्र हो रहा है और हाजीपुर पासवान चौक और गंगा ब्रिज के बीच में अपहरण हो रहा है और लेन देन पैसे के आदान प्रदान का फोन फिर वही उमा टॉकीज के पास से हो रहा है। तो संकेत साफ है कि वही अपहरणकर्ता गिरोह है जो उमा टॉकीज के सामने मिठाई की दुकान से पैसे की लेन देन किया था। वो एक और अपहरण कांड में वहीं पर पैसे की लेन देन कर रहा है और घटनास्थल कहां है? गंगा ब्रिज से लेकर पासवान चौक के बीच में। आप समझ सकते हैं कि ये वही अपहरणकर्ता ग्रुप है और वहीं पर पैसे की लेन देन कर रहा है और फिर उसमें भी रघुनाथ पांडे को घेरने की कोशिश की गई माफिया डॉन अशोक सम्राट के द्वारा। फिर तीसरी घटना, पटना के पुरदार टाइल्स के मालिक के छोटे लड़के का अपहरण कर गंगा नदी में नाव पर रखा गया। फिरौती का पैसा रघुनाथ पांडे के माध्यम से देकर लड़के का जान बचाया गया। हो सकता है कई बार जनप्रतिनिधि के माध्यम से किसी की मदद की जाती है, जैसे मैंने पिछली घटना में बताया कि किस तरह से हेमंत शाही की मदद ली गई, किस तरह से अमर पांडे जी की मदद ली गई। तो हो सकता है रघुनाथ पांडे जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल किए हों, लेकिन जब यहां छवि धूमिल करने की बात है तो जिसमें उनकी मदद ली गई उसमें भी उन्हें कसूरवार ठहराया जा रहा है। फिर चौथी घटना है, श्रीनारायण ओझा मुजफ्फरपुर के खबड़ा के रहने वाले थे, तो श्रीनारायण ओझा का अपहरण इनके कथित गुंडों के द्वारा किया गया, जिसे बाद में पैसा देने पर इन्हीं के प्रयास से मुक्ति मिली। और भी नाम जुटाए जा रहे हैं, ये लिस्ट भी लंबी है। मतलब अपहरण कांडों के का जिक्र करते हुए सब में रघुनाथ पांडे का नाम घसीटने की कोशिश की गई है उनकी छवि धूमिल करने के लिए। अब मैं यहां बता रहा हूं आपको कि मैंने जंगल राज की चर्चा की है, तो जंगल राज क्या था आज सोचना होगा हमको। क्या आज की परिस्थिति बदल गई है? आप गौर करेंगे कि अगर वो जंगल राज था तो उसमें कौन कौन लोग पूजे जाते थे, किसकी किसकी अहमियत थी। जो सत्ता के धारी लोग थे उनके दरबार में, जो बिहार पर शासन कर रहे थे उनके दरबार में किनकी पूछ थी और आज वो कहां है। आप आज गौर कीजिए कि हमारे आपके समाज में जो आज सांसद हैं, जो एनडीए के सांसद हैं, वो उस समय जनता दल की सरकार के समय, जंगल राज के समय, जंगल राज के की जो सरकार थी उस समय उधर के नगीने थे और आज वो बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। भय, भूख और भ्रष्टाचार से लड़ने का पार्टी जो दावा करती है, तो जो लोग उस समय उधर थे आज इधर नजर आ रहे हैं। आपके क्षेत्र के कोई सांसद हैं, आप पता कर लीजिए वो किनके लड़के हैं, उनके पिता उस समय कहां थे। आपके क्षेत्र में कोई महिला सांसद है, आप पता कीजिए जंगल राज के समय उनकी क्या पूछ थी, सत्ता में के गलियारे में उनकी कहां तक पहुंच थी। आपके क्षेत्र की कोई सांसद है, पता कीजिए उस समय वो किस पार्टी में थी, उनके पति किस पार्टी में थे। तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों को लेकर जंगल राज की बात की जाती थी, जंगल राज कोई एक व्यक्ति नहीं था, एक व्यवस्था थी, एक राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा चलाई जा रही सत्ता थी। तो उसमें जो लोग थे वो चेहरे आज कहां है, तो आपको पता चल जाएगा कि आज कैसे कैसे लोग हैं और भय भूख से भ्रष्टाचार से लड़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। मैं तीसरी बात जो मैं आज आपसे विशेष तौर पर बताना चाहता हूं, जो पर्चे में झूठी कहानियां गढ़ी गई थी, उसमें एक चर्चा है कि कोयला व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। जी हां, बिल्कुल सच्ची कहानी है। शेरपुर गांव में, सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक रात गोलीबारी हुई थी और उसमें अतरदा कच्ची पक्की के आसपास के कोयला व्यवसायी अरुण की हत्या कर दी गई थी। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा घर शेरपुर है, जो घटना स्थल है वहां से
200 मीटर की दूरी पर हम लोगों का घर था। उस दिन मैं अपने गांव में ही था, अपने घर पर ही था। और घटना के बाद सबसे पहले जो गांव के 2-4 युवक पहुंचे उसमें मैं भी था। और मैंने अपने आंखों से उस घटना के बाद अरुण की लाश देखी थी। तो इसमें रघुनाथ पांडे का कोई लेना देना नहीं था। इसकी भी कहानी मैं आपको बता दूं। अरुण अपनी बाइक पर अखिलेश तिवारी उर्फ फुलटन तिवारी को लेकर नारायणपुर अनंत बाल गोदाम की ओर से उनके घर की ओर आ रहे थे। अखिलेश तिवारी को ड्रॉप करने आ रहे थे। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अखिलेश तिवारी विमलानंद सिंह के मित्र थे। दोनों मित्र शुक्ला बंधुओं के निशाने पर थे। शहर में गैंगवार की स्थिति थी। हरिप्रसाद पर भी कंबाइंड बिल्डिंग में जानलेवा हमला हो चुका था। उसके बाद मुजफ्फरपुर टाउन थाना के निकट रेलवे गुमटी पर छोटन शुक्ला, कौशलेंद्र शुक्ला, जी हाँ कौशलेंद्र शुक्ला, छोटन शुक्ला पर जानलेवा हमला हो चुका था। शहर में एक गिरोह दूसरे को मारने के लिए तैयार रहता था। लाशें गिर रही थी। तो इसी लड़ाई में विमलानंद सिंह की हत्या हो चुकी। विमलानंद सिंह अशोक सम्राट खेमे के थे और विमलानंद के खास मित्र थे फुलटन तिवारी। तो जो घात लगाकर शेरपुर गांव में शाम से ही हत्यारा गिरोह के शूटर घूम रहे थे। जैसे ही गाड़ी दिखाई दी उन्होंने बमबारी शुरू की। क्योंकि फुलटन तिवारी उस गांव के निवासी थे, लोकल थे, गलियों को जानते थे। एक गली से कूदकर वो भागने लगे। उनके पैर में बम लगा और वो जख्मी हुए बुरी तरह से, लेकिन जान बचाकर भागने में सफल रहे। लेकिन उनको जो बाइक पर लेकर चला था कोयला व्यवसायी, वो आगे पकड़ा गया और उसको बहुत नजदीक से गोली मारी गई। ऐसा लगा देखने से हम लोगों को कि गोली उसके मुंह में मार दी गई थी। जैसे ही गोली चली हम लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। जी हाँ, उस समय शेरपुर गांव के लोग शाम ढलने के बाद घर से नहीं निकलते थे। वही समय था जंगल राज के आगाज का नजारा आपको बताऊं, माहौल मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव के लोग उसके बाद दरवाजे पर सोना बंद कर दिए। गर्मी के दिन में लोग दरवाजे पर खाट निकालकर, चौकी निकालकर सोया करते थे। लेकिन जब शहर में गैंगवार चल रहा था तो उसका प्रभाव शेरपुर गांव में भी था। तो गोलियां चलने लगती थी। गोलियों की आवाज से पूरा गांव थर्रा जाता था। तो सब लोग अपने अपने घर में बंद हो जाते थे। उस शाम भी जैसे ही गोलियां चली हम लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। कुछ देर के बाद सन्नाटा छा गया, कहीं से कोई आवाज नहीं। हम लोग हिम्मत करके गांव के 2-4 युवक वहां से अपने अपने घर से निकले और भागते भागते एक चौराहे के पास पहुंचे। एक ठाकुरबाड़ी है, महन ठाकुरबाड़ी, उसी के बगल में। तो हम लोग देखे कि एक मोटरसाइकिल पलटी हुई है और एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। और हम लोग नजदीक से उसकी पहचान करने गए। पता चला कि हम लोगों में से एक लड़का जो गांव का था, उसका चप्पल, उसका पैर खून पर पड़ा हुआ था। जो खून का फवारा निकला था वो सड़क पर पड़ी हुई थी और उस पर उसका चप्पल पड़ गया था। उसका पैर रख दिया था अनजाने में। घर लौटकर उसने अपने पैर को धोया, चप्पल को धोया, क्योंकि उसमें खून लग चुके थे। कोई पत्रकार नहीं आया था। गांव के लोग ये भी देखने नहीं आए कि पुलिस कितने बजे आई और कितने बजे लाश को उठाकर ले गई। इस कहानी की चर्चा जब मैं अपने मित्रों से कर रहा था, एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि उस समय पत्रकारिता कैसे होती थी, लोग कैसे पत्रकारिता करते थे, घटनास्थल पर जाते थे? जी नहीं, जाने की हिम्मत नहीं करते थे। रात में तो कोई पत्रकार आए ही नहीं। अगले दिन दोपहर में मैं एक पत्रकार को देखा। जी हाँ, एक पत्रकार को देखा। उनका नाम है, वो अभी जीवित हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध बनर्जी। वो साइकिल से आए थे और उनके कंधे पर एक झोला था। अनिरुद्ध बनर्जी हिम्मत करके घटनास्थल पर आए। संयोग से हम लोग वहीं पर थे। अनिरुद्ध बनर्जी घटनास्थल का एक बार मुआयना किए और बड़ी तेजी से मिठनपुरा की ओर अपनी साइकिल मोड़ के चुपचाप भागे। उन्होंने किसी से बात करने की, किसी से घटना के संबंध में पूछने की हिम्मत तक नहीं की। तो मैं आपको शेरपुर गांव में फुलटन तिवारी और हमले की कहानी बता रहा था, जिसमें फुलटन तिवारी के साथ चल रहे कोयला व्यवसायी की हत्या हो गई थी। निर्दोष कोयला व्यवसायी की हत्या हो गई थी। और आगे चल करके कुछ ही दिनों के बाद फुलटन तिवारी की भी हत्या हो गई शहर में, इसी गैंगवार में हो गई। तो आप सोच सकते थे कि कैसे शहर का क्या माहौल था। और ये बात, ये कहानी, ये तस्वीर सिर्फ
मुजफ्फरपुर की नहीं थी, ये स्थिति पूरे बिहार की थी। आपको मैंने बताया कि कैसे जंगल राज का आगाज हो चुका था। 25 अक्टूबर को विभूति भूषण का अपहरण हुआ और विभूति भूषण के अपहरण में उनकी फिरौती के लिए पुलिस का सहारा लेने के बजाय खुद आईपीएस अधिकारी, उनके रिश्तेदार डीपी ओझा ने दूसरे स्रोतों का, दूसरे माध्यमों का सहारा लिया और वापसी कराई गई। और कितनी खतरनाक स्थिति थी और कैसे विभूति भूषण के जान पर खतरा था। तो ये जंगल राज का आगाज था। आप सोच सकते हैं कि जिस परिवार में 3 रिश्तेदार हैं, आईपीएस डीजीपी रैंक के अधिकारी बनते हैं, जो व्यक्ति एक पूर्व मंत्री का दामाद है, उसका अपहरण हो जा रहा है और उसको फिरौती देकर के वापस लाया जा रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति रही होगी। और इन सब के लिए कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे का नाम घसीटा जा रहा है और रघुनाथ पांडे को सफाई देने का मौका तक नहीं मिला और वो चुनाव हार गए, उनकी छवि धूमिल कर दी गई। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उनकी उत्सुकता होती है कि रघुनाथ पांडे कौन थे, जो नए पीढ़ी के दर्शक हैं। तो मैंने विवेश त्रिवेदी की चुनावी डायरी के दूसरे एपिसोड में संक्षेप में रघुनाथ पांडे जी के बारे में, पूर्व मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद के बारे में, पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत शाही के बारे में संक्षेप में बताया है ताकि दर्शक जान ले कि ये लोग कौन थे। तो अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अशोक सम्राट के रिश्ते ब्रजबिहारी प्रसाद से थे और मैं ये भी बता चुका हूं कि उनके रिश्ते हेमंत शाही से भी थे। और ये जो झूठे छवि को धूमिल करने के लिए, रघुनाथ पांडे जी की छवि को धूमिल करने के लिए झूठा पर्चा जो निकाला गया, इसमें भी बताया जाता है कि सिर्फ ब्रजबिहारी प्रसाद नहीं, हेमंत शाही जी का भी दिमाग लगा था। क्यों लगा था? एक कारण की चर्चा आप सुन चुके हैं कि एलपी शाही की हार हो गई थी 1989 में जॉर्ज फर्नांडिस से इसी मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, और उनके परिवार के लोगों को यह आशंका थी, उनकी यह शिकायत थी कि रघुनाथ पांडे जो यहाँ के सिटिंग एमएलए होते हैं उनका सहयोग नहीं मिला, बल्कि यह भी शिकायत रहती थी कि भीतरघात किया गया। बात विवाद में सिर्फ यही नहीं था, रघुनाथ पांडे की छवि को सिर्फ इसीलिए नहीं धूमिल कराई गई। एक और कहानी जान लीजिए। कांग्रेस विधायक हेमंत शाही, जिनकी बाद में 92 में हत्या हो जाती है, वो सीतामढ़ी महंत के दामाद थे। जी हां, बीना शाही, पूर्व मंत्री बीना शाही जो हेमंत शाही की पत्नी है, बीना शाही सीतामढ़ी महंत की लड़की हैं। सीतामढ़ी महंत एमएलसी हुआ करते थे और उनकी एक जमीन थी, बहुत कीमती जमीन थी पटना में, जिसे रघुनाथ पांडे खरीदे थे और वहां पर रघुनाथ पांडे का आवास है। जी, पटना में रघुनाथ पांडे जी का जो आवास है वो जमीन पहले कभी सीतामढ़ी के महंत जी की होती थी, हेमंत शाही के ससुर जी की होती थी। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ने जा रहा हूं कि ये जमीन कितने में खरीदी गई, कितने में बेची गई, क्या रेट लगाया गया, लेकिन हां, महंत जी के परिवार के लोग, उनके बेटे, उनके घर के लोग और यहां तक कि हेमंत शाही काफी नाराज थे और हेमंत शाही गुस्से में थे। जब हेमंत शाही मुजफ्फरपुर में आते थे, पटना के उस जमीन के सौदे को लेकर के वो गरजते थे और उनके गरजने की आवाज मुजफ्फरपुर के राजनीतिक गलियारों में, पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय होता था। तो रघुनाथ पांडे और हेमंत शाही में 36 का रिश्ता चल रहा था। इसलिए रघुनाथ पांडे को हराने की रणनीति बनाई गई, चुनाव में उन्हें पटकनी देने की रणनीति बनाई गई, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए और जनता दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों तरफ से प्रयास किया गया। तो यह हम आज पेश कर रहे थे आप लोगों के सामने विवेश त्रिवेदी की चुनावी डायरी की चौथी कड़ी, और कहानी आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की 1991 के लोकसभा चुनाव की कहानी सुन रहे थे। मैं अगले एपिसोड में एक फिर अच्छी कहानी, रोचक कहानी, एक नई कहानी लेकर के आऊंगा आपके बीच। तब तक आप इंतजार करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी कहानियां लेकर आऊंगा। इस कहानी के बारे में अगर आपको और कुछ सूचना है, कोई और जानकारी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं, मोबाइल कॉल पर भी दे सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपना सुझाव राय दे सकते हैं, ताकि मैं इस कार्यक्रम को और बेहतर कर सकूं। नमस्कार।